हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है संसाधन एवं विकास। इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो पर्यावरण, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। संसाधन से रिलेटेड हमने पिछली कक्षाओं में देखा था, जो क्लासेस की बुक्स हमने की थी उससे रिलेटेड हमने संसाधन के बारे में पढ़ा था। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरित प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। यानी कि जो मानव है अपनी जरूरत के लिए जो प्रकृति से उसको पदार्थ या जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनको प्रौद्योगिकी करके इंडस्ट्री में उसको ला करके अपने निर्माण जो है अपने लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसका निर्माण करता है। क्या आप कभी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? तो हम बिल्कुल समझते हैं, क्योंकि प्रकृति से हमें अन्य प्रकार की चीज़ें मिली हैं जिनको इंडस्ट्री में ला करके हम अपने ज़रूरत के हिसाब से उनको तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। यहाँ पर संसाधनों का वर्गीकरण क्या है, यानी कितने प्रकार के संसाधन होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध किस प्रकार है। तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है पूरे मैप में कि यहाँ पर मानव के द्वारा प्रकृति से कोई भी जो है भौतिक पर्यावरण से हमें कोई संसाधन प्राप्त हुआ, फिर हमने उसको प्रौद्योगिक किया, यानी कि उसको इंडस्ट्री वगैरह में तैयार किया, संस्थाओं के द्वारा उसको तैयार किया गया। तो ये तीनों जो चीज़ें होती हैं आपस में कनेक्ट होती हैं और ये मानव द्वारा जो है निर्मित की जाती हैं। तो यहाँ पर इसको बांटा गया संसाधनों को। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम संसाधन देखें तो जैव और अजैव दो प्रकार के हमें संसाधन देखने को मिलते हैं। समाप्यता के आधार पर, यानी कि जो समाप्त हो सकते हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरणीय योग्य, इनको हम आगे देखेंगे अभी। स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष आदि क्या जो है इनमें इनको बांट सकते हैं। यहाँ पर संसाधनों के प्रकार बताए गए हैं, प्रकृति और जो प्राकृतिक है और मानवीय हैं, यानी कि मानव के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो प्राकृतिक रूप से हमें नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य देखने को मिलते हैं। सतत अथवा प्रवाह, पवन, जैसे पवन और जल इसके उदाहरण हैं। जैव, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, जिसमें हमें प्राकृतिक वनस्पति में वन दिखाई देते हैं। यहाँ पर अनवीकरणीय में अगर हम देखें तो पुनः चक्रीय जैसे कि धातु, अचक्रीय जैसे कि जीवाश्म और ईंधन, यानी कि इनको दोबारा से पुनर्निर्मित करने में मतलब अचक्रीय नहीं होते हैं, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं। मानवीय अगर हम देखें तो संरचनाएं एवं संस्थाएं मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर ये मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार से होता है। संसाधनों का विकास किस प्रकार से होता है? तो संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। यानी कि जो मानव है उसने अपने लालच के चलते संसाधनों का इतना उपयोग कर दिया, उपयोग क्या उसका दुरुपयोग किया है अपने लालच के चलते, जिससे कि जो हमारे संसाधन हैं वो खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का हिरास, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गया है। यानी कि जिसके पास पैसा है उसने इसका इतना दुरुपयोग किया है कि अपने लालच के लिए हम देखते हैं कि जो मालिक होते हैं जैसे कि काफ़ी पैसे वाले, वो इंडस्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए पूरे पूरे जंगलों को साफ कर देते हैं। ऐसे में जो कृषक है, मान लीजिए कोई कृषक है, गरीब आदमी है, वो कृषि पर ही निर्भर करता है, तो उसको कृषि करने के लिए भी भूमि प्रदान नहीं की जाती, इसको जंगल नहीं मिल पाता है। यानी कि अमीर और गरीब में एक पूरी जो दुनिया है वो दो हिस्सों में बढ़ गई है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि हम इस जो है देख सकते हैं इसमें।
मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जैसे कि अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो पश्चिमी देशों ने अत्यधिक दोहन किया, इंडस्ट्री लगाई, पूरा जो पर्यावरण है उसको तहस नहस कर रख दिया, और अब जो दबाव है उसका वो पड़ता है जो दक्षिण वाले देश हैं, जो गरीब देश हैं, अब वो अपना उत्थान कर रहे हैं तो ये बात करते हैं कि पर्यावरण को रोका जाए, जबकि उनके लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो पर्यावरण गंदा किया गया है वो पश्चिमी देशों के द्वारा किया गया है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। जो सतत पोषणीय विकास SDG गोल्स वगैरह सरकार चलाती है उसका ही पर्यावरण एक हिस्सा है। सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। यानी कि अभी जो हमारी पीढ़ी चल रही है, जो आज के टाइम की जनता है, वो इस प्रकार से पर्यावरण और संसाधनों का उपयोग करे, जितना भी हमारे पास प्राकृतिक रूप से जो संसाधन हमें मिले हैं उनका ऐसे उपयोग किया जाना चाहिए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आगे आएंगी जनरेशन, उनके लिए भी ये बचा रह सके, ताकि वो भी आकर के उपयोग करें, और वो भी फिर इस प्रकार से उपयोग करें कि उनके आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग करे। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किया गया था। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए लिया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की थी। जो स्वीकृति थी उसको मिला था। एजेंडा 21 क्या है? तो यह है घोषणा है जिसमें 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। यानी कि जितनी भी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं, रोग हैं, बीमारियां वगैरह हैं, उनसे लड़ना इसका एक उद्देश्य रहा। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। जो प्रत्येक स्थानीय स्तर पर है वो अपना 21 एजेंडा जो है उसको तैयार करे। संसाधन नियोजन की अगर हम बात करें तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। यानी कि कहीं जहाँ पर हमें अपने देश में विविधता देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, तो कहीं पर हमें किसी प्रकार के संसाधन अधिक देखने को मिलते हैं तो उसी जगह पर दूसरे प्रकार के संसाधनों की हमें कमी भी महसूस होती है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, यानी कि वहाँ पर हर प्रकार के संसाधन अवेलेबल हैं, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी भी है, अत्यधिक कमी है वहाँ पर। अगर हम उदाहरण देखें इसके तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हमें कोयला अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, खनिज यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। जो हमारा राजस्थान है वहाँ पर पवन और सौर ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में तैयार की जाती है लेकिन वहाँ पर जल संसाधन नहीं है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यहाँ पर संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपनी टूरिस्ट साइट के लिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है ताकि जो भी क्षेत्र हैं, जो भी हमारे राज्य हैं, उनमें एक संतुलन बना रहे संसाधनों को लेकर के। भारत में
संसाधन नियोजन किस प्रकार है? तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। नंबर 1, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में जो क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना होता है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। नंबर 3, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए जा रहे हैं। जब हमारे देश में आज़ाद हुआ था तो इसके विकास के लिए सरकार ने पंचवर्षीय योजना अपनाई थी, जो कि रूस से ली गई थी, रूस को देख करके अपनाई गई थी इसको। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। यानी कि केवल संसाधन होने से ही विकास नहीं हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो संसाधनों से परिपूर्ण हैं, लेकिन वहाँ पर हमें विकास दिखाई नहीं देता है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। अगर हम अफ्रीका ही देखें तो अफ्रीका में सोने की खदानें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी अफ्रीका जो है एक अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण बने थे। जो औपनिवेशिक हम अपने ऊपर शासन हम देखते हैं, जो ब्रिटेन वगैरह के यहाँ पर आकर के रहे थे, जो भारत में ब्रिटिश रूल हुआ था, जो उस प्राचीन टाइम के भी अगर हम देखें तो सिकंदर वगैरह भी यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखकर, यहाँ के संसाधनों को देखकर के ही हमारे देश की ओर आकर्षित हुआ था। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। खासतौर से जो ब्रिटिश रूल इंडिया में हुआ था उस टाइम पर, जो अंग्रेज थे उन्होंने तो भारत को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। यानी कि संसाधन तभी महत्वपूर्ण होंगे जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं, जब उनको प्रौद्योगिकी करके अपने उपयोग के लिए तैयार किया जाए। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों की मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। इन सबके योगदान के कारण ही वो बेहतर संसाधन बन पाए। संसाधनों का अगर संरक्षण हम देखें किस प्रकार से किया जा सकता है, तो संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यानी कि अगर संसाधन का अपने ज़रूरत के लिए उपयोग किया जा रहा है, लेकिन अगर उन्हीं संसाधनों का अपने लालच के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसे में जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। इन समस्याओं से निपटने के लिए संसाधनों का संरक्षण किया जाता है, जिसके लिए सरकार भी अलग अलग योजनाएं लेकर के आती है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। अगर हम उदाहरण देखें इसका, तो गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की। किस प्रकार से कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। यानी कि देश में इतने संसाधन है कि हर व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे वो कोई भी हो, सबकी जो ज़रूरतें हैं, जब उनकी मांग है वो पूरी की जा सकती है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यदि वो लालच से उनका संसाधनों का उपयोग कर रहा है, अगर वो लालच करेगा तो उसका उपयोग नहीं, वो दुरुपयोग करेगा, तो ऐसे में जो संसाधन है वो उसके लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जनसमुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। गांधी जी मानते थे कि जो लालच के हिसाब से अगर संसाधनों का उपयोग करेगा तो उसी से जो है दोहन की तरफ संसाधन जाएंगे, लेकिन अगर अपनी ज़रूरत के हिसाब से करेगा, अपनी ज़रूरत के लिए करेगा, तो फिर बहुत है, आप कितना ही कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में शुमेसर
ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया है। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, की कल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की गई है। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य, आर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो, ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। भू संसाधन अगर हम देखें तो हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, यानी कि भूमि पर केवल हम रहते ही नहीं है, इस पर अलग अलग संरचनाएं बनाते हैं। भूमि से हमें हर चीज़ प्राप्त होती है, लकड़ी प्राप्त होती है, हमें खनिज प्राप्त होते हैं, हमें कृषि प्राप्त होती है, अपने पेट भरने के लिए भोजन प्राप्त होता है, विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो शायद कह सकते हैं कि पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी भूमि से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड हो, कि कितना ही इसका उपयोग करो, कितना ही दोहन करो, ये भी लिमिट में है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। अलग अलग आकृतियां मिलती हैं, हमने पिछली क्लासेस में देखा था। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और इन्हीं नदियों के कारण हम देखते हैं कि मैदानी इलाकों में कृषि बड़ी मात्रा में होती है और कृषि होने के कारण यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्र का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। जो हमें प्रायद्वीपीय पठार दिखता है अपने भारत का, अपने देश का, यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा जीवाश्म, जो हमारे खनिज हैं, खनिज और जीवाश्म ईंधन वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र कितना कितना घिरा हुआ है तो उसको दिखाया गया है। मैदान सबसे ज्यादा क्षेत्र घेरते हैं, जो कि हमारा मध्य वाला भाग है भारत का पूरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, तो ये पूरा 43% जो है वो मैदान से घिरा हुआ है। पर्वत 30% पर्वत घेरते हैं, जो कि हमारा जो पूर्वी वाले राज्य हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उत्तर में जो हमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर देखने को मिलता है। पठार 27% घेरता है, पठार वाला क्षेत्र जो प्रायद्वीपीय भारत है। भू उपयोग, तो भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है, जैसे कि वन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि योग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग आदि। पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि, स्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्ष, फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, उसको बंजर भूमि कहते हैं। पड़ती भूमि, वर्तमान पड़ती जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो। वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि या पुरातन पड़ती जहां 1 से 5 वर्ष कृषि न खेती की गई हो। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं, वह शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। यानी कि एक वर्ष में एक से ज्यादा फसल ली जाए किसी भूमि पर तो उसको सकल कृषित क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर जो है मैप वगैरह दिखाए गए, यहाँ पर चित्र दिखाए गए हैं जिसमें दिखाए गए हैं कि सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1960 से 61 के बीच में और सामान्य भू उपयोग संवर्ग 2019 से 2020 के बीच में, यानी कि पहले कितना उपयोग में था और अभी कितना है, तो कितना फर्क आ गया है पहले से। अगर हम देखें तो यहाँ पर 1960 से 61 में अगर हम देखें तो वनों से घिरी हुई 18.11% यहाँ पर दिखाई दे रही है। बंजर तथा कृषि योग्य 12.01% दिखाई दे रही है, जबकि जो गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत क्षेत्र आता है, यानी कि जहाँ कृषि नहीं की जा सकती, वो 45.26% दिखाई दे रही है। स्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि जो हमें 4.71% दिखाई दे रही है।
तो इस तरह से जो है पूरा क्षेत्र बांटा हुआ है। अगर हम अब के देखें 2019 से 2020 के बीच में, तो यहाँ पर हमें शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र जो है उसमें दिखाई दे रहा है 45.64%, और यहाँ पर प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन प्रति जो क्षेत्र है वो यहाँ पर 23.41% दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जो पूरी भूमि वाला क्षेत्र है उसको बांटा गया है। तो भारत में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। यानी कि जो हमारा पूर्वी वाले राज्य हैं उनकी तो जानकारी है ही नहीं अभी। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। जो चीन और पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र हैं उनको भी नहीं गिना जाता है। तो स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे असमर्थ होंगे, यानी कि जब जमीन ही इतनी ऐसी हो गई है तो वहां पर जो चारागाह हैं उनके लिए समर्थ नहीं हो पाएंगे। और इसके नया परिणाम होंगे, वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ हैं और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% जो हमारा 54% है हिस्से पर ही खेती हो सकती है। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का परसेंटेज अगर हम देखें तो भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है, यानी कि पूरे देश में जो शुद्ध क्षेत्र है बोने के लायक जहाँ पर कृषि की जा सकती है तो वो भी अलग अलग है हर स्टेट में। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, क्योंकि वहाँ की जो हमारी भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है वो बहुत ज़रूरी है। परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है, यानी कि इन क्षेत्रों में बहुत कम ही क्षेत्र बोने लायक है, बाकी ऐसा ही है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% जो है भौगोलिक क्षेत्र वंचित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि, दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं, ये सारे आते हैं इसमें। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है, जो आपदाएं हमें आती हुई दिखाई भी देती हैं, क्योंकि जब जब प्रकृति का दोहन होता है प्रकृति अपना बदला स्वरूप लेती है, जिसके रूप में हमें दिखाई देते हैं चक्रवात, बाढ़ वगैरह जो है, भूस्खलन, भूकंप, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय क्या हैं इसके? तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेंगी आगे जिंदा रहने के लिए, क्योंकि भूमि से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है तो सभी इसी का उपयोग करते हैं। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं भूमि का इतना दोहन हो रहा है कि इंसान इतना लालची हो गया कि नीचे से खनिज निकालने के लिए पूरी भूमि को खोखला कर दिया, जिसके कारण हम देखते रहते हैं कि आए दिन भूस्खलन होता रहता है, भूकंप आते रहते हैं। कुछ मानव क्रियाकलापों जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। पूरे जंगलों को साफ कर दिया गया है फैक्ट्री लगाने के लिए, वहाँ उद्योग स्थापित करने के लिए। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया गया है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण
बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बना है। यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारण बने हैं जिससे भूमि निम्नीकरण हुई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के उत्तरदायी बने हैं, क्योंकि इन राज्यों में हम देखते हैं कि धान की फसल सबसे ज्यादा होती है, जिसमें अधिक पानी की मांग होती है और पानी के कारण जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म की कगार पर पहुंच चुका है, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अति सिंचन से उत्पन्न जल क्रांति भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूना, खड़िया मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि जो भूमि है वो जल नहीं सूख पाती, क्योंकि उस पर चूने पत्थर जो खड़िया वगैरह होती है उसका लेप एक तरह से फैल जाता है, जिसके कारण जो पानी है पृथ्वी का ऊपरी परत का वो नीचे नहीं जा पाता, और जब पानी ही नीचे नहीं जाएगा पृथ्वी के तो ग्राउंड वाटर कैसे तैयार होगा। इसलिए जो है पानी की कमी से भी जो है भूमि निम्नीकरण हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत हो गया है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। यानी कि अगर ज्यादा से ज्यादा वन लगाए जाएं, पेड़ लगाए जाएं, पौधे लगाए जाएं तो भूमि का जो निम्नीकरण है उसको रोका जा सकता है, फिर से भूमि को तैयार किया जा सकता है। पेड़ों की रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो इस तरीकों से जो है भूमि का संरक्षण किया जा सकता है। अब हम बात करें मृदा संसाधन की। मृदा एक किस प्रकार से हमारा संसाधन है और ये बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि थोड़ी सी भी मृदा बने अगर हम कुछ सेंटीमीटर ही मृदा का निर्माण होता है तो उसको लाखों वर्षों में जाकर के उनका निर्माण होता है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक शैल अथवा संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। यानी कि ये सारे जो कारक हैं इन सबको मिलाकर के तब जाकर के थोड़ी सी मृदा का निर्माण होता है। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। इन दोनों पदार्थों से, जैव और अजैव से मिलकर के मृदा का निर्माण होता है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को जो है उसको निम्नलिखित प्रकार से बांटा गया है। यानी कि कुछ भागों में भारत की जो मृदाएं हैं वो बांटी गई हैं। मृदा परिच्छेदी का अगर हम देखें तो किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है तो यहाँ पर दिखाया गया है कि अपक्षय रहित आधारित जो चट्टानें होती हैं, यानी कि जो चट्टान है उनका अपघटन होकर के वो टूट फूट करके उसका एक बेसिक एक जो नींव है मिट्टी की वो तैयार होती है। फिर अधः स्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टान, इसमें जो है फ्यूल्स वगैरह जो हमारे जीवाश्म ईंधन वगैरह होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। उपमृदा अपक्षयित चट्टानें, बालू, गाद, सिल्ट व मृत्तिका इसमें पाए जाते हैं। फिर ऊपरी संस्तर की मृदा इस प्रकार से जो है इतनी स्टेज से गुजरती है मृदा जब जा करके उसका थोड़ी सी मिट्टी का निर्माण होता है। तो मृदाओं का वर्गीकरण अगर हम देखें तो भारत में अनेक प्रकार की उच्चावच भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं यहाँ पर विकसित हुई हैं। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारा भारत है यहाँ पर अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। हर प्रकार की विविधता हमें अपने देश में देखने को मिलती है। तो मिट्टी की विविधता भी हमारे देश में उपलब्ध है। तो जलोढ़ मृदा, सबसे पहले अगर हम जलोढ़ मृदा की बात करें तो यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बने हैं। जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा के से बने हुए हैं। यह है जलोढ़ मृदा, इस प्रकार की ये होती है। तो यह मृदाएं हिमालय की
तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। हमने इन तीनों जो नदी हैं, इन नदी के तंत्रों को देखा था। नदी तंत्र यानी कि जो हमारा रिवर सिस्टम होता है, एक बड़ी जो नदी है वो और छोटी छोटी नदियां जो इसमें आकर के मिलती हैं, जिनको हम सहायक नदियां कहते हैं, उनको मिलाकर के एक रिवर सिस्टम यानी कि नदी तंत्र का निर्माण होता है। और हम जानते हैं जो नदियां हैं वो अपने साथ अवसाद लेकर के आती हैं, यानी कि कटाक्ष करके ले आती हैं। मिट्टी, पर्वत, जो कंकड़ होते हैं, उन सबको ला करके जो समतल वाला मैदान होता है उसमें ला करके छोड़ देती हैं, जिसके कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो काफी उपजाऊ हो जाती है, जैसे कि हमें जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। जो हमें दक्षिण या हम कहीं प्रायद्वीपीय पठार वाले क्षेत्र की जो नदियां हैं उनके भी जलोढ़ मृदा द्वारा जो है वहाँ पर मैदान देखने को मिलते हैं। थोड़े से जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप छोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चौ क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। ये मृदा इन क्षेत्रों में मिलती है। कणों के आकार के घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की हैं, पुराना जलोढ़ बांगर और नया जलोढ़ खादर। यानी कि जो हमारी जलोढ़ मृदा है इसमें भी दो कैटेगरी हैं, एक पुराना जलोढ़ जिसको हम बांगर कहते हैं, एक नया जलोढ़ जो कि खादर कहलाता है। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं, यानी कि जो जलोढ़ मृदा है इसमें जलोढ़ मृदाएं होती हैं इसमें अत्यधिक उपजाऊपन होता है, अच्छी कृषि होती है। इसमें अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाई जाती है। जैसे कि हम मैदानी क्षेत्रों में इन फसलों का होना देखते भी हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। काली मृदा की अगर हम बात करें तो इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जो काली मृदा है उसको काली कपास मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में जो कपास की खेती है वो की जाती है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और लावा जनक शैलों से बनी हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं। और जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र और जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अधिक मात्रा में काली मृदा मिलती है जिसमें कपास की खेती की जाती है बड़ी मात्रा में। तो ये है काली मृदा। यहाँ पर जो है पूरा मैप जो है दिखाया गया है मृदाओं का, मृदा के प्रमुख प्रकार किस प्रकार से भारत में बटी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें पर्वत और वन मृदा, जो पर्वतों वाली मृदा है वो हमें इस वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है, क्योंकि यहीं पर हमें पर्वत देखने को मिलते हैं। उसके बाद जलोढ़ मृदा अगर हम देखें तो जलोढ़ मृदा हमें ये मध्य जो मैदानी वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। लाल और पीली मिट्टी जो मिलती है, लाल और पीली मृदा, तो ये जो रेड वाला क्षेत्र है सारा यहाँ पर देखने को मिलती है। काली मृदा जो है वो यहाँ पर जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, छत्तीसगढ़ वाला, यहाँ पर देखने को मिलती है। शुष्क जो मिलती है हमें सूखी हुई, जहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, वो हमें राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से पूरे क्षेत्र में अलग अलग मृदाएं मिलती हैं। काली मृदा इस प्रकार की होती है। तो दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक ये फैली हुई है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसी पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीले होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं, यानी कि एकदम ऐसी हो जाती है ना, एकदम मिली मिली सी। पैर अगर डालो तो पैर एकदम धंस जाए नीचे तक, तो कुछ इस प्रकार की हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है, क्योंकि जब अत्यधिक मानसून लग जाता है तो जो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो
खेत वगैरह होते हैं, जो मिट्टी होती है पूरी तरह से भीग जाती है और ये चिपचिपी मिट्टी होती है, तो जिसमें जुताई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाल और पीली मृदा की बात करें तो लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी जो पद है वहां पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। यहाँ इसमें लौह धातु मिलती है, इसके कारण इसका जो रंग है वो लाल होता है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण इनका लाल और पीला रंग दिखाई देता है। लेटराइट मृदा, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में होता है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र हमने देखे ही थे, जो 0 डिग्री से अगर हम बात करें तो 23.5 के ऊपर तक वाला क्षेत्र, पूरा क्षेत्र इसमें देखेंगे। ये दोनों ही आ रहा है क्योंकि भारत दोनों ही क्षेत्रों में पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। लेटराइट मृदा इस प्रकार की होती है, क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन लीचिंग का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय, अगर इसका पीएच देखें तो 6.0 होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, जहां इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो पर्णपाती और सदाबहार वन है वो दोनों ही देखने को मिलते हैं। वहां इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर इनकी जो स्थिति है इसके अनुसार इनमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। इन क्षेत्रों में चाय कॉफी उगती है इस मिट्टी में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त की जाती हैं। लाल लेटराइट मृदा में हमें काजू की फसल अधिक देखने को मिलती है। मरुस्थलीय मृदा की अगर हम बात करें तो मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक बनाया जाता है। जो झीलें होती हैं उनमें क्यारी टाइप बना दी जाती हैं और क्यारी टाइप बना करके जो उसमें जो जल होता है उसका वाष्पन हो जाता है सूरज की वजह से, और वहां पर नीचे एक सफेद सी परत रह जाती है। फिर उसको जो है साफ वगैरह करके फिल्टर करके खाने का नमक बनता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतः स्यंदन इन्फिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। यानी कि आजकल ये प्रक्रिया चल भी रही है। यह है मरुस्थलीय मृदा, इस प्रकार की होती है। वन मृदा की बात करें तो ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और ये अधिसिलिक एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। जो पंख हम देखने को मिलते हैं, जो जलोढ़ पंख बनते हैं, एक तरह से पंजे टाइप की इस तरह की आकृति बनती है। तो यहाँ पर जो मृदाएं होती हैं अत्यधिक उपजाऊ होती हैं। मृदा अपर्दन और संरक्षण की बात करें, यानी किस प्रकार से इनका संरक्षण किया जा सकता है, जैसे कि आज के टाइम में बहुत अधिक दोहन हो रहा है, तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। यानी कि जो मृदा कटती है, अगर हम किसी वन में से पूरे पेड़ों को काट दें तो वर्षा होने के कारण जाहिर सी बात है जब पानी पड़ेगा तो मिट्टी कटेगी, जिसके कारण उसको हम कहते हैं मृदा अपर्दन। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं, यानी कि मृदा बनती भी रहती है, उसका अपर्दन भी होता रहता है। नदी लाएगी, पानी में छोड़ेगी उसको, दूसरी बार क्या आएगी उसको जो है अपने साथ लेकर के आगे उसको ढकेल देगी। दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। जो मनुष्य है वो उसका अत्यधिक दोहन करता है, जिसके कारण जो मृदा अपर्दन है वो बहुत तेजी से होता है। तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन,
हिमनदी और जल मृदा अपर्दन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भूमि है ना तो वो जोतने योग्य रहती है और ना ही यहाँ पर कृषि हो सकती है, तो इसको उत्खात भूमि या फिर वेटलैंड भी इसको कहा जाता है। तो यह है मृदा अपर्दन। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन, शीट इरोजन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। यानी कि जो पवन होती है वो भी मृदा का दोहन करती है, अपर्दन करती है, क्योंकि वो अपने साथ उसको एक जगह से उड़ा करके दूसरी जगह ले जाती है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, जिससे इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। जो इसे है यानी कि इसको समोच्च जुताई कहते हैं। जो समोच्च वाली कृषि होती है, एकदम सीढ़ी नुमा वाली होती है, इस तरह से इसको तैयार किया जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं, जिनको हम मेड़ कहते हैं। उस तरह से ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक, शेल्टर बेल्ट, मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है, जिससे जो मिट्टी है उसका अपर्दन नहीं कर पाती वायु। इन रक्षक पट्टिकाओं का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ पर दिखाया गया है अवनलिकाएं अपर्दन। इस प्रकार से जो मिट्टी है वो ढलक जाती है और जो बीच में से पानी है वो कटाव करता है, मिट्टी का अपर्दन करता है। तो इस चैप्टर में हमने देखा जो मृदाएं हैं, हमारे संसाधन हैं, जितने प्रकार के, किस प्रकार का उनका दोहन हो रहा है, किस प्रकार से उनको संरक्षण किया जा सकता है। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही।